नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रेषी गुप्ता कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 के अध्याय 11 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का अध्ययन करेंगे। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज का यह व्याख्यान इस अध्याय का चौथा व्याख्यान है और इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने फिनॉल को बनाने की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया था तथा एल्कोहलों और फिनॉलों के भौतिक गुणधर्मों का अध्ययन किया था और एल्कोहलों और फिनॉलों की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस व्याख्यान के चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं। शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम एल्कोहलों और फिनॉलों की उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिनमें OH आबंध का विदलन होता है और उसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है एस्टरीकरण अभिक्रिया, उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम एल्कोहलों की उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जिनमें CO आबंध का विदलन होता है एल्कोहलों के, और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एल्कोहल किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, फास्फोरस हैलाइड के साथ। उसके उपरांत हम एल्कोहलों के निर्जलीकरण का अध्ययन करेंगे और अंत में हम एल्कोहलों के ऑक्सीकरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। एल्कोहलों और फिनॉलों के OH आबंध का विदलन हम पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आज एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो बेटा, जब एल्कोहल और फिनॉल अभिक्रिया करते हैं किनसे? कार्बोक्सिलिक अम्लों से, अम्ल एनहाइड्राइड से और अम्ल क्लोराइड से। तो हमें क्या प्राप्त होते हैं? एस्टर प्राप्त होते हैं। बच्चों, एस्टर की जो स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है, फलों के जैसी स्मेल होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ अगर R एल्किल समूह है तो ये एल्कोहल होगा और अगर एरिल समूह है तो ये फिनॉल होगा। एल्कोहल और फिनॉल जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा में कराई जाती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, तो जैसे ही जल बनता है जल अभिक्रिया से निकाल दिया जाता है, वरना यह अभिक्रिया पश्च दिशा में चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जब दूसरा केस देखते हैं, जब एल्कोहल और फिनॉल अभिक्रिया करते हैं अम्ल एनहाइड्राइड से, यह अभिक्रिया भी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा में कराई जाती है, तो हमें एस्टर प्राप्त होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। बच्चों, यह अभिक्रिया भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसलिए हम एल्कोहल और फिनॉल की एक्सेस मात्रा लेते हैं, अर्थात ज्यादा मात्रा ली जाती है, जिससे लाशातेलिए के नियम के अनुसार अभिक्रिया का जो साम्य है वो दाहिनी तरफ विस्थापित हो और एस्टर हमें अधिक मात्रा में प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, और जो तीसरी अभिक्रिया है उसमें जब एल्कोहल और फिनॉल अभिक्रिया करते हैं अम्ल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन बच्चों एक क्षार होता है, तो हमें एस्टर प्राप्त होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। पिरिडीन का कार्य यह है बच्चों कि यह अभिक्रिया में बनने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या करता है? उदासीन कर देता है। तो अगर इन अभिक्रियाओं को जनरलाइज करें बच्चों, तो देखिए क्या होता है, R C O और Z बच्चों, और जब इनसे एल्कोहल या फिनॉल अभिक्रिया करते हैं तो देखिए Z यहां पर बेटा Cl क्लोराइड समूह भी हो सकता है, OH समूह होगा तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएंगे, Cl समूह होगा तो ये अम्ल क्लोराइड हो जाएंगे, और अगर Z हमारा OCO CH3 या CH3 ना ले, जनरलाइज रिएक्शन लिखनी है, हम R ले लें, एल्किल समूह ले लें, तो अम्ल एनहाइड्राइड हो जाएंगे। इन सभी अभिक्रियाओं में ये जो कार्बोनिल कार्बन होता है, ये देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, इस पर आंशिक धनावेश होता है और इस ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश होता है, क्योंकि ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। एल्कोहल और फिनॉल इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं और बच्चों यह अभिक्रिया इस तरीके से होती है, RO-, ठीक है, और ये ORH+, इसको मैं मिटा देती हूं, RC बॉन्ड
Ar, ये अटैक हो रहा है और देखिए बेटो ये O माइनस Z O R एल्कोहल का रिएक्शन हम ले रहे हैं H प्लस। तो देखिए ये जब बंध वापस आएगा तो ये Z समूह जो होता है वो निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होगा, RCO OR H प्लस। ठीक है बच्चों, और देखिए क्योंकि ऑक्सीजन 3 बंधों से जुड़ा हुआ है, ये बंध के इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन ले लेती है क्योंकि ऑक्सीजन पर धनावेश है और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, RCOOR। ये हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चों, एस्टर प्राप्त होता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ एल्कोहल वाले OH आबंध का जो है विदलन होता है। तो इस तरीके से एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है और एल्कोहल और फिनॉल यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करते हैं। बच्चों एल्कोहल और फिनॉल के OH आबंध का विदलन होता है। वैज्ञानिकों ने उसे एक प्रयोग के द्वारा भी प्रमाणित किया और उन्होंने एल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन की आइसोटोपिक लेवलिंग कर दी। बच्चों ऑक्सीजन के 3 स्थायी जो समस्थानिक पाए जाते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। इसमें ऑक्सीजन 16 का जो अबंडेंस होता है अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाली मात्रा वो सबसे ज्यादा होती है। ऑक्सीजन 17 और 18 अत्यंत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो जब यहाँ एल्कोहल की आइसोटोपिक लेवलिंग कर दी वैज्ञानिकों ने, उसके बाद उसकी अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा कराई अम्ल की उपस्थिति में, तो जो हमें एस्टर प्राप्त हुआ उसमें यह पाया गया कि एल्कोहल वाली आइसोटोपिक ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, मौजूद थी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एस्टरीकरण की अभिक्रिया में एल्कोहल के OH आबंध का विदलन होता है। तो बच्चों ये अभिक्रिया इस तरीके से होती है, देखिए बच्चों CH3 CH2O और H, और ये बंध ब्रेक होता है और बच्चों क्या हो जाता है, देखिए हमें एथाइल एसीटेट और जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब क्रियाविधि समझ लेते हैं। तो देखिए एल्कोहल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ एस्टरीकरण की क्रियाविधि। तो बच्चों क्या होता है, सर्वप्रथम अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये जो ऑक्सीजन परमाणु है इसका प्रोटोनेशन हो जाता है। ये इस लोन पेयर के द्वारा इस हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेता है। ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर बचता है और धनावेश आ जाता है। अतः ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जिस पर क्या होता है, जब ये खींचता है बंध के इलेक्ट्रॉनों को तो इस कार्बन पर धनावेश आता है। ठीक है, ये बंध टूट जाता है बेटा। तो एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, और एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। यहाँ पे आप देखते हैं एल्कोहल वाले ऑक्सीजन पर ये देखिए 3 बंध बने हैं, इस पर धनावेश है, तो इस OH आबंध का विदलन हो जाता है और एक इंटरमीडिएट हमें प्राप्त हो जाता है, मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है, जिसमें एक ही कार्बन पर देखिए OH समूह लगा है, 2 OH समूह लगे हुए हैं और एक OR समूह लगा हुआ है। बच्चों इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत अस्थायी होते हैं। इस हाइड्रोक्सिल समूह का पुनः प्रोटोनेशन होता है और क्या बन जाता है, यह OH2 जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। जल एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये सिस्टम से निकलता है। इस कार्बन का लोन पेयर जो होता है, यहाँ जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये कार्बन के पास आता है और कार्बन ऑक्सीजन का द्विबंध बनता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं द्विबंध बनता है। ठीक है, तो जब द्विबंध बन जाता है तो ऑक्सीजन पर धनावेश आता है और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध टूट जाता है और हमें इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल से अभिक्रिया के द्वारा एस्टर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये मैकेनिज्म होती है, आप इसे अच्छी तरीके से देख लें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल्कोहल की अम्ल क्लोराइड के साथ एस्टरीकरण की अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है। बच्चों यहाँ एसिल क्लोराइड में ये जो कार्बोनिल कार्बन है, क्योंकि ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर आंशिक धनावेश आएगा। आंशिक धनावेश आएगा तो एल्कोहल इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा और आप देख सकते हैं कि एल्कोहल वाले ऑक्सीजन पर धनावेश आया है क्योंकि यह 3 बंधों से जुड़ा हुआ है। यह OH बंध टूटेगा, ठीक है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, ये H प्लस आयन कौन ले लेगा, पिरिडीन ले लेगा क्योंकि यह अभिक्रिया क्षार में होती है। ठीक है, तो हमें ये इंटरमीडिएट प्राप्त हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर जब पुनः कार्बन पर आएंगे और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध बनेगा तो बेटा ये क्लोराइड आयन जो है वो टूटकर निकल जाएगा, हमें
एस्टर प्राप्त होगा और क्या बनेगा, पिरिडीनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी दो अभिक्रियाएं हमने देखी जिसमें एल्कोहल अभिक्रिया कर रहा था कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ और अम्ल क्लोराइड के साथ। अगली अभिक्रिया जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे फिनोलिक समूह की अभिक्रिया देखेंगे अम्ल एनहाइड्राइड के साथ। तो बच्चों जब एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया होती है अम्ल के साथ, तो देखिए इस ऑक्सीजन का, दोनों ऑक्सीजन समान है, किसी ऑक्सीजन का भी प्रोटोनेशन यहाँ पर हो सकता है। प्रोटोनेशन होता है, ऑक्सीजन पर धनावेश आता है, ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन पर धनावेश आता है, यह बंध टूट जाता है बेटा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेती है, यह बंध टूटता है और इस कार्बन पर धनावेश आ जाता है। अब ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिनोलिक समूह आया है वो किससे आया है बेटा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से आया है और इसका सामान्य नाम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और बेटा एक इंटरमीडिएट ये बनता है। इस अभिक्रिया में जब अटैक होता है बेटा, तो जब यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन इस फिनोलिक समूह का ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ता है, तो वो कार्बन उस समय देखिए इस बेंजीन रिंग से भी जुड़ता है, हाइड्रोजन से भी जुड़ता है और कार्बन से जुड़ता है, तो फिर उस पर धनावेश आता है और OH बंध जो होता है वो टूट जाता है, तो वही H+ आयन जो है वो निकल जाता है, वो एरो पे लिखा गया है। ये मध्यवर्ती यौगिक बनता है और इस मध्यवर्ती यौगिक में देखिए क्या हो रहा है, इस चीज को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इस OH आबंध का विदलन होता है, ये OH आबंध जो होता है वो टूटता है और क्या होता है, बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध बनता है, ठीक। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच जब द्विबंध बना तो ये बंध टूटता है और देखिए CH3C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलेट आयन बनता है और ये कार्बोक्सिलेट आयन देखिए इस पर माइनस आवेश है, ये H+ के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एसिटिक अम्ल बना लेता है और देखिए हमें ये एस्टर प्राप्त हो जाता है। और बच्चों ये एस्टर बहुत महत्वपूर्ण एस्टर है, इसका नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल और इसका कॉमन नाम है एस्प्रिन। तो एस्प्रिन का निर्माण, एस्प्रिन बच्चों एक औषधि है जिसका प्रयोग जो है ज्वरनाशी और पीड़ानाशी के रूप में होता है। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया से एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि का निर्माण करना भी हमने अभी सीखा और इसको आप कॉमर्शियली डिस्प्रिन के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं और वे अभिक्रियाएं देखते हैं एल्कोहलों की जिनमें CO आबंध का विदलन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों ल्यूकास टेस्ट। तो बच्चों निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा में और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का विभेद करने में। तो जब ल्यूकास अभिकर्मक अभिक्रिया करता है एल्कोहलों से तो वो क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड बनाता है, संगत एल्किल हैलाइड बनते हैं। और बच्चों जब ये अभिक्रिया होती है तो देखिए रिएक्शन में जैसे ही एल्किल हैलाइड बनते हैं एक मिल्कीनेस या दूधियापन उत्पन्न होता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो रिएक्शन मिक्सचर में घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये दूधियापन सबसे पहले तृतीयक एल्कोहलों में दिखाई देता है। तृतीयक एल्कोहलों में जैसे ही हम HCl डालते हैं, तृतीयक एल्कोहलों के लिए तो हमें ZnCl2 की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो क्या बनता है, तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड बनते हैं और ड्यूरिंग मिक्सिंग ही जैसे ही आप मिक्स करेंगे HCl आपको दूधियापन दिखाई दे जाता है। बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहलों की। तो द्वितीयक एल्कोहल जब ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये दूधियापन 5 से 10 मिनट के बाद दिखाई देता है और प्राथमिक एल्कोहल जब ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे कोई मिल्कीनेस दिखाई नहीं देती है, अर्थात नो मिल्कीनेस एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा ल्यूकास अभिकर्मक से जो सबसे तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं वो है तृतीयक एल्कोहल, उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल और जिनकी अभिक्रियाशीलता सबसे कम है ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति वो है प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ। तो बच्चों एल्कोहल
फास्फोरस ट्राई या पेंटाहेलाइड के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। यहाँ जब एल्कोहल फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो देखिए एल्किल हैलाइड बनता है, और ये हैलोजन कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। जो हैलाइड हम प्रयोग करेंगे उसके संगत हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। जब एल्कोहल अभिक्रिया करते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है और HCl प्राप्त होता है। और जब एल्कोहल अभिक्रिया करते हैं लाल फास्फोरस और हैलोजन के साथ, यहाँ पे हैलोजन ब्रोमीन भी प्रयोग कर सकते हैं और आयोडीन भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। बच्चों ये जो अभिक्रिया है लाल फास्फोरस की, ये देखिए जब हैलोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो 2px3 यानी फास्फोरस ट्राई हैलाइड ही बनाते हैं, और ये फास्फोरस ट्राई हैलाइड ए अभिक्रिया की भांति ही एल्कोहल से अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल्कोहलों का निर्जलीकरण। तो बच्चों जब एल्कोहल अभिक्रिया करते हैं प्रोटिक अम्लों के साथ H2SO4 और H3PO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और आर्थोफास्फोरिक अम्लों के साथ जब एल्कोहलों को गर्म किया जाता है तो जल के अणु का निष्कासन हो जाता है और हमें एल्कीन प्राप्त होती है। बच्चों आपको ध्यान होगा जब हमने एल्कोहलों को बनाया था तो एल्कीन के जलयोजन से बनाया था। तो देखिए वही रिएक्शन यहाँ पे रिवर्स हो रही है कि आप एल्कोहल को जब गर्म कर रहे हैं तो जल का अणु निकल रहा है और हमें एल्कीन प्राप्त होती है। यहाँ जब तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल को 20% आर्थोफास्फोरिक अम्ल के साथ 358 केल्विन पर गर्म करते हैं तो देखिए जल का अणु निकल जाता है, हमें एल्कीन प्राप्त होती है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल को गर्म कर रहे हैं 85% आर्थोफास्फोरिक अम्ल के साथ 440 केल्विन पर, तो हमें प्रोपीन प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। और एथिल अल्कोहल को जब हम गर्म करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमें एथीन प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं यह अभिक्रिया किस प्रकार होती है बच्चों। तो सबसे पहले क्या होता है, हम एथेनॉल का उदाहरण लेके चलते हैं। एथेनॉल का प्रोटोनेशन हो जाता है। ठीक है, प्रोटोनेशन में क्या होता है बच्चों, ये अटैक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है H+ का, और ये जो हाइड्रोजन है H+ आयन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, लोन पेयर बॉन्ड बनाने में चला जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर धनात्मक आवेश आता है। ठीक है बच्चों, जब ऑक्सीजन के ऊपर धनात्मक आवेश आ जाता है तो ऑक्सीजन एक विद्युतात्मक तत्व है, ये बिल्कुल नहीं चाहता, ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है। देखिए यही हो रहा है दूसरे स्टेप में। H2O एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, H2O निकल जाता है और क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। बच्चों ये जो स्टेप होता है रिएक्शन का, ये इस रिएक्शन का सबसे धीमा चरण है और आगे की जो रिएक्शन है हमारी वो इसी चरण पर निर्भर करती है, इसीलिए इसे अभिक्रिया का दर निर्धारक चरण भी कहते हैं, अर्थात रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए यहाँ से H+ आयन निकल जाता है कार्बोकैटायन से और हमें क्या प्राप्त होती है, एथीन प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये जो चरण 2 है इसको आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ जितना स्थायी हमारा कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है, उतनी ही सुगमता से ये जो चरण है वो दाहिनी तरफ आगे बढ़ेगा। तो अगर हम बात करें एल्कोहलों के सापेक्षिक निर्जलन की, तो बच्चों हमें पता है कि तृतीयक कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए तृतीयक एल्कोहल का निर्जलीकरण सबसे आसानी से हो जाएगा। द्वितीयक कार्बोकैटायन का जो स्थायित्व होता है वो तृतीयक से थोड़ा कम होता है, इसीलिए द्वितीयक एल्कोहलों का जो निर्जलीकरण है वो तृतीयक की अपेक्षा थोड़ी कम सुगमता से होगा। और प्राथमिक कार्बोकैटायन सबसे कम स्थायी होते हैं, इसलिए प्राथमिक एल्कोहलों का निर्जलीकरण द्वितीयक और तृतीयक की अपेक्षा सबसे कम सुगमता से होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेटजेफ नियम क्या होता है। बच्चों ये 2-ब्यूटेनॉल है, ठीक है। अब देखिए इसका निर्जलीकरण हो रहा है, तो देखिए सेम प्रोटोनेशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, और प्रोटोनेटेड अल्कोहल हमें प्राप्त होता है, इससे जल का अणु निकलना आसान है, निकल जाता है और देखिए ये कार्बोकैटायन बन जाता है। अब इस कार्बोकैटायन से 2 एल्कीन प्राप्त हो सकती हैं, एक तो ब्यूट-2-इन और ब्यूट-1-इन। इसमें मुख्य उत्पाद कौन होगा, इसका निर्धारण सेटजेफ के नियम के अनुसार कहते हैं। सेटजेफ का नियम ये कहता है कि बच्चों वो एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगी जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़े कार्बन पर
अधिक से अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए हों। तो देखिए यहाँ पे बेटा इन दोनों कार्बन पर 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये जो है हमारा मुख्य उत्पाद होगा, क्योंकि ब्यूट 1-इन में देखिए सिर्फ इस कार्बन पर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है और इस पर तो जुड़े ही नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, अल्प उत्पाद होगा। ठीक, ये अल्प उत्पाद होगा, कम मात्रा में बनेगा, ये अधिक मात्रा में बनेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। बच्चों जब एल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता है तो देखिए ये CH आबंध टूटता है और ये OH आबंध टूटता है और C डबल बॉन्ड O बनता है। बच्चों आपको मैं ये बता दूं, ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है या तो हम किसी यौगिक में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बढ़ा दें या हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम कर दें। तो यहाँ वही हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, हम हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्याओं को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होके एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होके हमें क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। द्वितीयक एल्कोहल ऑक्सीकृत होके कीटोन बनाते हैं, कीटोनों का ऑक्सीकरण नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर नहीं होता है। ठीक, और तृतीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण सामान्य अवस्था में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब हम कोई प्रबल ऑक्सीकारक ले लेते हैं, KMnO4 है या पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो प्राथमिक एल्कोहल सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं और द्वितीयक एल्कोहल जो हैं वो कीटोन में ऑक्सीकृत होते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तृतीयक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण की। तो बच्चों तृतीयक एल्कोहल सामान्य अवस्था में तो ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, सबसे पहले अम्ल की उपस्थिति में इनका निर्जलीकरण होता है। तो देखिए बच्चों निर्जलीकरण करके ये क्या बनाते हैं, एल्कीन बना लेते हैं और उन एल्कीन का प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, देखिए KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, उसकी उपस्थिति में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है इस द्विबंध का क्या होता है, विदलन हो जाता है और विदलन होने के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। बच्चों देखिए यहाँ पे आपकी आसानी के लिए हम यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या लिख लेते हैं, CH3 और CH3। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड का विदलन होगा, इस कार्बन को भी 2 बंधों का नुकसान, इसको भी 2 बंधों का नुकसान, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देते हैं और यहाँ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देते हैं। इधर हमारा क्या बन गया, एस्टेल्डिहाइड CH3CHO। एस्टेल्डिहाइड प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में किस में बदल जाएगा, एसिटिक अम्ल में बदल जाएगा और ये हमें इधर क्या प्राप्त हो गया है बेटा, कीटोन प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से तृतीयक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण होता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने आप अभी देखा कि प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाते हैं और एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेते हैं। लेकिन अगर हमें प्राथमिक एल्कोहलों से एल्डिहाइड चाहिए तो कैसे ये बनाएंगे, उसके लिए एक अभिकर्मक है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये श्रेष्ठ अभिकर्मक है और इसके द्वारा हम एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि यानी अच्छी ईल्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जब पिरिडीन में मिलाते हैं हम HCl और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड तो हमें क्या प्राप्त होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट प्राप्त होता है और इसे हम PCC भी कहते हैं। बच्चों तो PCC जब अभिक्रिया करता है प्राथमिक एल्कोहल के साथ तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और जब PCC अभिक्रिया करता है द्वितीयक एल्कोहलों के साथ तो हमें कीटोन प्राप्त होते हैं। बच्चों अभी आपने देखा कि प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में द्विबंध का विदलन हो जाता है, लेकिन PCC का कोई प्रभाव द्विबंध और त्रिकबंध पर नहीं होता है, या केवल प्राथमिक एल्कोहलों को ऑक्सीकृत करता है एल्डिहाइड में और द्विबंध वैसे ही बना रहता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एल्कोहलों का ऑक्सीकरण तप्त कॉपर के द्वारा। तो बच्चों जब एल्कोहल को तप्त कॉपर पर प्रवाहित करते हैं एल्कोहलों की वाष्प को हम, तो प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को जब 573 केल्विन पर हम तप्त कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे एथिल एल्कोहल लिया है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एस्टेल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल जो कि एक द्वितीयक एल्कोहल है उसकी वाष्प को जब हम प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है, अर्थात द्वितीयक एल्कोहल किसमें बदले, कीटोन में बदले। और जब तृतीयक एल्कोहल को हम तप्त कॉपर पर प्रवाहित करते हैं
73 केल्विन पर, तो हमें बेटा क्या प्राप्त हो जाती है? देखिए एल्कीन प्राप्त हो जाती है। इन दोनों केस में देखिए बच्चों डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, लेकिन तृतीयक अल्कोहलों के केस में क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी पानी निकल रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने आज जो पढ़ा उसे कितना सीखा कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से। तो देखिए बच्चों, ये एक द्वितीयक अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा। तो हमें पता है द्वितीयक अल्कोहल किसमें ऑक्सीकृत होते हैं? कीटोनों में ऑक्सीकृत होते हैं। ये भी प्रबल ऑक्सीकारक है, लेकिन हमें पता है चाहे प्रबल ऑक्सीकारक हो या दुर्बल ऑक्सीकारक हो, दोनों ही केसों में जो द्वितीयक अल्कोहल हैं वो हमारे किसमें ऑक्सीकृत होते हैं बेटा? कीटोन में ऑक्सीकृत होते हैं। तो यहां भी हमें क्या प्राप्त होगा? इन तीनों ही केसेस में हमें कीटोन प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां अल्कोहल हमारा अभिक्रिया कर रहा है पीसीसी से, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से। हमें पता है पीसीसी का द्विबंध पर कोई असर नहीं पड़ता है बेटा। ठीक, द्विबंध वैसे ही रहेगा और अल्कोहल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से रिएक्शन होगी, ये उत्पाद हमें प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और ये आपका गृह कार्य है बच्चों। ये इन अभिक्रियाओं में आपको कौन सा अभिकर्मक प्रयोग किया जाए ये आपको बताना है। उसके बाद 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल और ब्यूटेन 1-ऑल की अम्ल उत्प्रेरित निर्जलन की अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद आपको बताने हैं। और यहाँ आपको ये बताना है कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति सर्वाधिक अभिक्रियाशील अल्कोहल कौन होगा। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा है कि ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील अल्कोहल होता है वो कौन होता है? तृतीयक अल्कोहल होता है। तो आप इनमें से देखेंगे कि तृतीयक अल्कोहल कौन है। ठीक है, तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो OH समूह लगा है वो जिस कार्बन से लगा है वो देखिए स्वयं 2 कार्बन से लगा है, तो ये एक द्वितीयक अल्कोहल है। यहाँ पे देखिए OH समूह जिस कार्बन से लगा है वो स्वयं 1 कार्बन से लगा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये द्वितीयक अल्कोहल है। और यहाँ पे देखिए ये वाला कौन सा अल्कोहल है? तृतीयक अल्कोहल है। तो हमें पता है ल्यूकास अभिकर्मक से तृतीयक अल्कोहल जो है वो सबसे तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। तो ये आपका गृह कार्य है, आप इसे करेंगे बच्चों। तो बच्चों आज हमने सीखा अल्कोहलों की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया एस्टरीकरण की अभिक्रिया। उसके बाद हमने देखा कि अल्कोहल किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं ल्यूकास अभिकर्मक से, फास्फोरस हैलाइड से। हमने अल्कोहलों की निर्जलीकरण की अभिक्रिया पढ़ी और अल्कोहलों का ऑक्सीकरण भी पढ़ा। ठीक है बच्चों, और अगले वाले व्याख्यान में हम फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 2 अल्कोहल हैं हमारे, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल, उनका भी अध्ययन करेंगे बच्चों। और तो इसलिए आपकी जो रसायन विज्ञान भाग 2 की पुस्तक है, मेरा आपसे आग्रह है उसको आप पढ़ेंगे जिससे अगला व्याख्यान आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और आज जितनी भी रिएक्शन आपने पढ़ी हैं उनको लिख लिख कर अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। मैं आशा करती हूं आज का जो लेक्चर है, व्याख्यान है, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।